नमस्कार, स्वागत है आपका IT नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं आज का बाजार और मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे कि दिन भर बाजार में एक्शन किस तरह का रहा और कौन कौन सी अहम खबरें थीं जो कि बाजार के दौरान आई, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहली बार मार्केट पर नजर डाल लेते हैं। कल की अच्छी तेजी के बाद आज कमजोरी हावी रही। हालांकि निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आई जरूर थी, लेकिन लाल निशान में ही क्लोजिंग रही है। निफ्टी अगर देखेंगे तो 162 अंक नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स में करीब 537 अंकों की गिरावट थी। निफ्टी बैंक में अगर देखेंगे तो वहां पर भी 375 अंकों की कमजोरी देखी गई है। और आज दबाव बनाने का जो काम कर रहा था वो कुछ फाइनेंस स्पेस से बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व देखे, यहाँ पर भारी गिरावट आज के दिन देखने को मिली है। और किस तरह का कारोबार रहा दिन भर बाजार में, ये भी समझ लेते हैं। और मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरा अपडेट लेकर। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताइए। बिल्कुल, दिन भर बाजार में हमने वॉलेटाइल ट्रेड्स देखे, काफी उतार चढ़ाव के साथ। ऑफकोर्स बीच में बाजार ने अपने आप को संभालने की कोशिश भी की, लेकिन उतार चढ़ाव जो है दिन भर जारी रहे। और हो भी क्यों ना, मंथली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले हम बाजार में आज ट्रेड कर रहे थे, तो ऑफकोर्स बिकवाली का दबाव या वॉलेटाइल सिचुएशन तो देखनी ही थी। इस बीच बाजार को संभालने का काम सबसे ज्यादा TCS, हीरो मोटोकॉर्प, रिलायंस जैसे स्टॉक्स ने किया, जहां पर सबसे ज्यादा गेनिंग मोमेंटम दिख रहा था। पुलर्स कह लीजिए, एशियन पेंट्स, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी के बीच कामकाज देखने को मिला। बिकवाली का दबाव, बजाज फाइनेंस, ऑफ कोर्स अनुमान यही था कि रिजल्ट का एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन कोई पॉजिटिव सरप्राइज रिजल्ट में नहीं था, अनुमान था। वैसे ही नतीजे आते हुए दिखे और इसी से बाजार ने कोई सरप्राइजेस नहीं लिए और एक बार बिकवाली का दबाव ही देखने को मिला। करीब 7% की गिरावट के साथ बजाज फाइनेंस में ट्रेड्स हमने देखे। ICICI बैंक, इन्फोसिस, बजाज फिनसर्व, SBI जैसे स्टॉक्स भी रहे जो कि लाल निशान के साथ बिकवाली दिखा रहे थे। ऐसे में मिड कैप की गेनिंग मोमेंटम वाले स्टॉक्स की अगर बात करें, इस लिस्ट में बॉम्बे बर्मा जैसे स्टॉक शामिल था। इंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज जैसे शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली। साथ ही मिड कैप में तेजी हमने अडानी पावर, अपोलो टायर, AB कैपिटल जैसे स्टॉक्स में भी देखी, जहां हरे निशान के साथ दिन भर ट्रेड्स देखने को मिले और क्लोजिंग के वक्त भी हमने वहां पर तेजी ही पाई। मिड कैप में लूजिंग मोमेंटम ट्रेंड, आज बिकवाली का दबाव दिख रहा था, लुढ़कता हुआ माइंट्री भी, नवीन फ्लोरिन, AU स्मॉल फाइनेंस और वोडाफोन आइडिया कुछ शेयर्स जहां पर लाल निशान के साथ बिकवाली देखने को मिली। अब क्योंकि नतीजों का सीजन चल रहा है, रिजल्ट स्पेसिफिक मोमेंटम भी बाजार में काफी हद तक देखने को मिल रहा है। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स कंपनी के नतीजे आए, नतीजे हर लिहाज से अच्छे थे और इसी का एक इम्पैक्ट था जो कि स्टॉक प्राइस में मूवमेंट में भी देखने को मिला। अच्छी तेजी के बीच महिंद्रा लॉजिस्टिक्स ने दिन भर ट्रेड कर दिखाया और करीब 7.25% की बढ़त के साथ स्टॉक में ट्रेड देखने को मिला। इसके ठीक पीछे निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट, यहाँ पर नेगेटिव इंपैक्ट आता हुआ बिकवाली का दबाव, ये स्टॉक करीब 1.5% से लेकर 2.5% तक की गिरावट दिखाया जा रहा था। वहीं टाटा कॉफी, आदित्य बिरला, सन लाइफ AMC, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, बजाज फाइनेंस, IIFL सिक्योरिटीज और UTI AMC जैसे स्टॉक्स थे जो कि रिजल्ट स्पेसिफिक इंपैक्ट आज दिन भर ही दिखाते रहे। अगर सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को देखेंगे, चौतरफा बिकवाली का माहौल जरूर देखने को मिला। फाइनेंशियल सर्विसेज, FMCG, IT, निजी बैंक क्षेत्र और फार्मा की तरफ से सबसे ज्यादा गिरावट हावी होती हुई हमने देखी। तो क्लियरली दिन भर हमने वॉलेटाइल ट्रेड्स देखे। अब देखना ये होगा कि मंथली एक्सपायरी किन लेवल्स पर होती है। बिल्कुल, तो कल है मंथली एक्सपायरी का दिन और उसके पहले देखिए उतार चढ़ाव बना हुआ था बाजार में। अब देखना होगा कल के दिन लेवल्स क्या होते हैं। लेकिन आज हमने देखा कि सभी सेक्टरल इंडेक्स जो लगभग थे वहां पर लाल निशान में ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मानसी ये सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ नतीजों पर भी फोकस कर लेते हैं। और आज FMCG की दिग्गज कंपनी HUL अपने नतीजे घोषित करेगी। नतीजों से क्या अनुमान है ये भी समझ लेते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। शरद, बताइए। FMCG दिग्गज HUL के नतीजे के एक्सपेक्टेशंस में जो रेवेन्यू में अनुमान है लगभग 6.5% का ग्रोथ का, हालांकि पैट थोड़ी सी सपाट रहने वाली है, लगभग 1.7% का। EBITDA में ऑलमोस्ट 4.7% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उछाल का अनुमान है। हालांकि मार्जिन्स में थोड़ी प्रेशर रहेगी, जहां पे 40 बेसिस पॉइंट्स का कॉन्ट्रैक्शन का एक्सपेक्टेड है, ऑलमोस्ट 23.9% आए। अब सेल्स की बात करें तो यहाँ पे लार्जली ड्रिवन रहेगा प्राइसिंग के कारण, जो प्राइस हाइक्स लिए गए हैं इस क्वार्टर में। अब जो सेल्स की वॉल्यूम में जो इम्पैक्ट होगी उसके कारण होंगे डाउन ट्रेडिंग होंगे आपके लो प्राइस यूनिट्स के। और दूसरा बात है कि जो डिस्क्रिशनरी खर्चे हैं उसको जो है उसको थोड़ा कट किया गया है, तो उसके कारण जो है आपके टॉप लाइन नंबर्स भी थोड़े अच्छे दिख रहे हैं। हालांकि मार्जिन्स में जो है दबाव बना रहेगा रॉ मटेरियल कॉस्ट के कारण, और एक लैग ली गई है प्राइस हाइक्स में, जो है थोड़ी लैग ली गई है और एक इंक्रीज सेलिंस देखी गई है आपके LUP सेगमेंट के लिए। लेकिन अगर सेगमेंट्स की बात करें
तो होम केयर सेगमेंट में जो अच्छी प्रदर्शन का उम्मीद है, और आगे जाते हुए न्यूट्रिशन बिजनेस की क्या अपडेट रहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या आउटलुक रहने वाला है आपके रूरल और अर्बन डिमांड के बीच, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स रहने वाले स्टॉक के लिए। इसके अलावा प्राइसिंग एक्शन और नई लॉन्चेस की क्या स्ट्रैटेजी है वित्त साल 2023 में, वो बहुत एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन के ऊपर उनकी क्या सोच रहेगी। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और एक और अहम नतीजा, ऑटो स्पेस से बजाज ऑटो के भी नतीजे आज ही घोषित होने वाले हैं और कैसे रह सकते हैं बजाज ऑटो के नंबर्स, ये भी समझ लेते हैं। और सृष्टि हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी जानकारी के साथ। सृष्टि बताइए। ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनी बजाज ऑटो के नंबर्स का इंतजार है और इस बार जो दो अहम नंबर्स हम वॉच आउट करेंगे वो होंगे कंपनी के मार्जिन्स और उनका प्रॉफिट फिगर, क्योंकि मार्जिन्स में कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि कंपनी के टेल विंड्स और हेडविंड्स के तौर पे काम करेंगे। उनके बारे में विस्तार से बात करेंगे, पर सबसे पहले कंपनी के ओवरऑल वॉल्यूम्स देखते हैं। डेफिनेटली वहाँ पे एक प्रेशर था जो कि साल दर साल और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे तो 17% का डिक्लाइन देखने को मिला। डोमेस्टिक 2 व्हीलर सेगमेंट में प्रेशर था, पर 3 व्हीलर सेगमेंट ने थोड़ा सा सहारा ज़रूर दिया और एक्सपोर्ट्स ओवरऑल बीती क्वार्टर में म्यूटेड साबित हुए, जिसका इम्पैक्ट कंपनी के फाइनेंशियल्स पे भी पड़ेगा। इनके ओवरऑल रेवेन्यू में करीब 11% कम साल दर साल की गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं। इनका EBITDA देखें तो वहाँ पे 25% की कटौती की उम्मीद है, पर कंपनी के मार्जिन्स अगर देखें तो 17.7% जो कि Q4 ऑफ FY21 में कंपनी ने घोषित की थी, इस बार घटकर 15% के आसपास रहेंगे। पर तिमाही दर तिमाही अगर उसे देखें तो वो कंपनी कहीं ना कहीं मेंटेन करती हुई नजर आएगी। और आखिरी यानी कि बॉटम लाइन में देखें तो 22% के इनके मुनाफे में गिरावट की हम साल दर साल उम्मीद कर रहे हैं और 1000 करोड़ से थोड़ा अधिक कंपनी इस बार अपना मुनाफा घोषित करती हुई नजर आ सकती है। अगर इनके मार्जिन्स की बात करें अब तो कई सारे हेडविंड्स हैं यहाँ पे। देखिए आप किस तरीके से कच्चे माल की लागत में बढ़त हो रही है और साथ ही नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज का भी इनको इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। पर टेल विंड्स भी काफ़ी सारी हैं। कंपनी ने प्राइस हाइक लिया है, साथ ही करेंसी बेनिफिट्स ऑन एक्सपोर्ट्स देखने को मिलेगा और जिस तरीके का मिक्स है कहीं ना कहीं वो भी इनके मार्जिन्स को सहारा देता हुआ नजर आएगा। तो ये तो रही नंबर्स की बात। बताने वाले नतीजों में ईवी लॉन्च पाइपलाइन कंपनी किस तरीके से प्लान कर रही है, साथ ही एक्सपोर्ट्स को लेकर और सेगमेंट वाइज ग्रोथ को लेकर कंपनी का क्या आउटलुक है, इस पे भी हमारी नजर रहेगी। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया सृष्टि ये सारी जानकारी देने के लिए। तो आय में 11% की गिरावट, कामकाजी मुनाफे में 25% की गिरावट देखने को मिल सकती है। वॉल्यूम्स के चलते दबाव में मार्जिन्स पर दबाव रहने की आशंका है। देखना होगा मैनेजमेंट की तरफ से भी किस तरह की कमेंट्री यहाँ पर रूरल डिमांड को लेकर निकल कर आती है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी खबरों पर फोकस करते हैं। और इस बीच ईटी नाउ स्वदेश की जो एक और हमने आपको खबर दी थी उस पर भी मुहर लग चुकी है। कैबिनेट ने फर्टिलाइजर सब्सिडी को बढ़ाने को मंजूरी दे दी है, जिसकी की जानकारी हमने आपको पहले ही बता दी थी। इस खबर पर और ज़्यादा डिटेल्स ले लेते हैं। प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। प्रकाश बताइए। देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से कैबिनेट ने एनबीएस कैटेगरी के जो फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स हैं उसकी नई दरें तय कर दी है और जो प्रस्ताव फर्टिलाइजर मंत्रालय ने दिए थे उसको मंजूर कर लिया है। जो नई दरें हैं वो 1 अप्रैल 2022 से लागू होंगी। सूत्रों के हिसाब से एनबीएस कैटेगरी के जो फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स है, चाहे उस पर डीएपी की बात कर लीजिए, पोटैश की बात कर लीजिए, इस तरह करीब 25 ऐसे फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स हैं जिन पर करीब 50% के आसपास सब्सिडी की रकम है उसमें बढ़ोतरी करने का फैसला किया गया है और इसको बढ़ाकर ओवरऑल अगर आप रकम देखें तो 61,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। हालांकि औपचारिक रूप से इसकी घोषणा 3 बजे होगी जब सरकार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी देगी। अगर आप पर बैग के हिसाब से देखें, जो नई दरें तय की गई है वो उसे 1650 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया है। मतलब ये सब्सिडी की रकम है, यानी कि अब ज़्यादा सब्सिडी जो है कंपनियों को दी जाएगी तो उनके लिए ग्लोबल मार्केट से इंपोर्ट करना आसान होगा, सस्ता पड़ेगा और साथ ही साथ किसानों को भी सस्ते दरों पर फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स जो है वो दिए जा सकेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ईटी नाउ स्वदेश ने सबसे पहले 22 मार्च को अपने दर्शकों को ये खबर दिखाई थी कि सरकार फर्टिलाइजर सब्सिडी में बढ़ोतरी करने जा रही है और आज कैबिनेट ने इसको मंजूर कर लिया है। कंपनियों ने सरकार के साथ जो कंसल्टेशन हुआ, जो बैठकें हुई, उसमें ये कहा था कि ग्लोबल मार्केट में करीब 150% के आसपास जो है रॉ मटेरियल के प्राइसेस में बढ़ोतरी हो गई है, लिहाजा उनके लिए इंपोर्ट करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है और उसको ध्यान में रखते हुए एनपी के प्रोडक्ट्स पर जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है उसमें बढ़ोतरी करने का फैसला सरकार ने किया है। बिल्कुल, तो ईटी नाउ स्वदेश की जो एक्सक्लूसिव खबर थी उस पर मुहर लग चुकी है। FY23 के लिए जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है वो 42,000 करोड़ से बढ़ाकर 60,000 करने को मंजूरी दे दी है।
अब आगे बढ़ते हैं और एक बार ये भी समझ लेते हैं कि कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है, और पूरा अपडेट लेकर विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्व मोहन, बताइए। ओके, कमोडिटी मार्केट में अगर बात करें सबसे पहले कच्चे तेल की, तो आज यहाँ पर हालांकि एक रेंज में ही कारोबार हो रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में तेजी है, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में हल्की कमजोरी यहाँ पर दिख रही है। लेकिन खबर ये है कि रूस ने आज से पोलैंड के लिए गैस की जो सप्लाई है वो बंद कर दी है। ये एक टाइमिंग काफ़ी अहम है। एक तरफ दुनिया पूरी तरह से स्टैगफ्लेशन की स्थिति है, जहाँ पर ग्रोथ कम हो रहे हैं और महंगाई बढ़ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर गैस की सप्लाई कम होती तो डेफिनेटली प्रेशर और ज़्यादा बढ़ेगा। दूसरी तरफ चाइना के सेंट्रल बैंक ने साफ संकेत दिए हैं कि इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए राहत पैकेज की तैयारी चल रही है। और साथ ही बीजिंग में शंघाई की तरह का लॉकडाउन लगाने की तैयारी चल रही है। जिस तरह से कोविड से वहाँ पर कोविड के खतरे लगातार बढ़ गए हैं, इस तरह की चिंता वहाँ पर बनी हुई है। तो ऐसे में क्रूड के लिए मिक्स से फैक्टर है और देखना होगा कि क्रूड अब आगे किस तरह का डिसाइसिव मूव लेता है। गोल्ड सिल्वर की अगर बात करें तो डॉलर और ट्रेजरी यील्ड में जो नरमी आई है उससे यहाँ पर सपोर्ट मिला था, लेकिन आज एमसीएक्स पर कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। करीब 2% की कमजोरी है। हालांकि चांदी हल्की तेजी के साथ यहाँ पर चांदी में कारोबार हो रहा है। तो ये मिक्स से फैक्टर है। लेकिन अगर मेटल की अगर बात करूँ तो निचले स्तरों पर यहाँ पर खरीदारी लौट रही है और लग रहा है कि चीन में जो अगर राहत पैकेज आएगी तो वहाँ से डिमांड में रिकवरी की उम्मीद लगाई जाए। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो मिला जुला कारोबार पूरे ही कमोडिटी मार्केट में आज दिख रहा है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन ये सारी जानकारी देने के लिए। तो काफी मिला जुला कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। मेटल्स में निचले स्तरों से खरीदारी है, सोने चांदी में हल्की सुस्ती है, और क्रूड में भी जो ट्रिगर्स देख रहे हैं वो काफी मिक्स्ड क्यूज यहाँ पर इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, कच्चे तेल के लिए भी। अब आगे बढ़ते हैं और अब वक्त है आपको सुनवाने का कि बाजार के दिग्गज एक्सपर्ट की क्या राय बन रही है मार्केट पर। और आज सुबह हमने डायमेंशन कॉर्पोरेट फाइनेंस के सीईओ अजय श्रीवास्तव से बात की और बाजार को लेकर उनका क्या कहना है, आइए आपको एक बार सुनवा देते हैं। देखिए, मार्केट मूवमेंट गेन्स कैप रहेंगे डिपेंडिंग ऑन आपने किस सेक्टर में इन्वेस्ट किया है। अब ये इंडियन मार्केट 2 लॉट्स में बढ़ गई है। एक है जो एफआई ड्रिवन स्टॉक्स है, एक है जो प्योरली डोमेस्टिक स्टॉक्स है। डोमेस्टिक स्टॉक की अलग ही फंडामेंटल को छोड़ दीजिए, उनका जो मोमेंटम प्ले है वो अलग चल रहा है, डिमांड सप्लाई पे चल रहा है। जो एफआई स्टॉक्स का प्ले है विच इज द बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, वो एफआई के फ्लोज पे चल रहा है। तो एक इंडियन मार्केट भी अब बिल्कुल डिवाइड हो गई है, जिसके अंदर में कि काफी सारी जो डोमेस्टिक स्टोरीज है जहां पे एफआई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कप मच स्ट्रॉन्गर है, वहां पे लोग अभी भी आके ले रहे हैं सामान। डिमांड सप्लाई इज फंडामेंटल अपार्ट, बट जो एफआई स्टॉक्स हैं उस पे इम्पैक्ट कंटिन्यूसली आएगा अगर यूएस मार्केट डाउन होती रहेगी। और आई थिंक सबसे बड़ी बात हमको ये समझनी चाहिए कि देखिए, यूएस इलेक्शन की जो इम्प्लीकेशंस है आज नजर आ रही हैं दुनिया को कि क्या होता है जब आप लेफ्टिस्ट काइंड ऑफ गवर्नमेंट को आप इलेक्ट करते हैं, तो क्या होता है वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर में। आप यूक्रेन को ब्लेम कर लीजिए, बट नैस्डैक की और यूएस की प्रॉब्लम उससे पहले चल रही थी। तो इस तरीके को देखते हुए अगर आपका पोर्टफोलियो हमारे हिसाब से हिंदुस्तान के ड्रिवन डोमेस्टिक इन्वेस्टर वाले स्टॉक्स पे है, आई थिंक आप मच सेफर हो। एफआई स्टॉक के अंदर में तो आपकी वॉलेटिलिटी आपको यूएस के साथ झेलनी ही पड़ेगी। एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करते हैं अजय, जो आप बहुत क्लोजली भी देखते हैं और ये बहुत अच्छा प्ले है ग्लोबल एक्सपोर्ट्स का और डोमेस्टिक, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। एक तरफ तो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पूरे ग्लोबली एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरी तरफ जियो, रिटेल, वो सब उनका डोमेस्टिक सेंट्रिक बिजनेस भी काफ़ी है और अब वो हाइड्रोजन में जा रहे हैं। 2820 आज भी 2% ऊपर, एक महीने में ये चलता ही जा रहा है, 10-15% के ऊपर चल गया। क्या हो रहा है इसके अंदर एकदम जबरदस्त री-रेटिंग का ट्रिगर आपकी नजर से? देखिए, कई बार हम बोलते हैं कि एक तो रिलायंस सबसे अंडर ओन्ड स्टॉक है। पीपल को बिलीव नहीं करेंगे लोग कि एक टाइम पे जो डार्लिंग था मार्केट का, वो मोस्ट एचएनआई पोर्टफोलियो से आपको नहीं मिलेगा। इंक्लूडिंग डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड में आप देखेंगे तो बारिंग द लार्ज कैप फंड के अंदर में आपको रिलायंस की होल्डिंग उतनी ज्यादा नहीं मिलेगी। तो एक तो है इसकी स्टार्टिंग प्रिंगेस की काफी अंडर ओन्ड स्टॉक है। दूसरा कि सप्लाई मार्केट में नहीं आ रही है स्टॉक की, तो डिमांड सप्लाई के ऊपर में ये स्टॉक काफी बढ़ गया है। इसके अंदर में हम रीजन ढूंढ सकते हैं रेटिंग के लिए कि आपकी बार ये 2200 से 2400 क्यों हुआ, 2400-2700 क्यों हुआ। फैक्ट इज कि ये शेयर काफी अंडर ओन था मार्केट में, मोस्ट इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में नहीं था। और जो थोड़ा सा जो बेनिफिट जो ऑयल को मिलेगा, जो नेचुरल गैस प्राइस, आप सही ट्रिगर मानेंगे तो जब गवर्नमेंट ने रिलीज किया नेचुरल गैस प्राइसेस को 2.9 से $6.9 से लेकर जो बाजार में आज $30 चल रहा है पर BTU,
वो एक मेजर ट्रिगर था कि चलो ये तो डेफिनेट इनकम है जो रिलायंस को मिलेगी, इसमें ना जियो में इशू है ना रिटेल का है, ये तो आपने सिर्फ सप्लाई करना है, आपको ये 3 गुना दाम मिलेंगे। तो आई थिंक जो री रेटिंग शुरू हुई थी नेचुरल गैस प्राइसेस से, अब वो थोड़ी फैल गई है कि जो अंडर ओन्ड सेगमेंट बैठा है मार्केट में वो अब जाके खरीद रहा है स्टॉक को। तो अब किस प्राइस पे सही वैल्यू है उसकी ये तो कौन जानेगा, बट द पॉइंट इज कि रिलायंस को ना रखना भी पोर्टफोलियो में जुर्म है, रखना भी आपको हर्ज लगता है। तो मार्केट बहुत डिवाइडेड है, या तो आप बहुत उसको लव करेंगे या उसको हेट करेंगे, बट आप उसको भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो लव आप करेंगे या तो उसको हेट करेंगे, बट इग्नोर नहीं कर सकते आप इसको, ये बात बिल्कुल ठीक है। अजय, क्या ये सरकारी कंपनीज को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते ना? आप भले सरकार हिस्सेदारी बेच रही है फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन सरकारी कंपनी को कैसे इग्नोर कर सकते हैं फिर अब? देखिए 15 साल में पहली बार रिटर्न आई है सरकारी कंपनी में, वो भी कमोडिटी कंपनीज में। आप देखेंगे सारी रिटर्न जो आई है कमोडिटीज में आई है, डिफेंस में आई है, 2 सेक्टर्स के अंदर में आई है रिटर्न, और वो भी चलती रहेगी जब तक कमोडिटी साइकिल चलेगा। जिस दिन कमोडिटी साइकिल रुकेगा इन कंपनियों से फिर निवेश फिर आपको निकालना ही पड़ेगा, बिकॉज 15 साल का अंडर परफॉर्मेंस है इन कंपनियों के अंदर में, एक दिन का अंडर परफॉर्मेंस नहीं है। तो आज की तारीख में इफ यू आस्क मी कि जितनी भी वैल्यूएशन है चाहे कमोडिटी को छोड़ के पीक पे चल रही है पीएसयू स्टॉक की, बैंकिंग स्टॉक का तो बिल्कुल भी मतलब आप लगे सबसे बड़ा सेगमेंट तो बैंकिंग का ही है कमोडिटी के बाद में। उसका तो आप जानते हैं कि अगर बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी का वॉल्यूम नहीं बढ़ सकता है दिसंबर टू मार्च क्वार्टर में, विच इज द क्लोजिंग क्वार्टर, हर कंपनी कोशिश करती है सेल बुक करने की। तो आप अगर बजाज फाइनेंस रिजल्ट देखेंगे टॉप लाइन फ्लैट है, अगर बजाज फाइनेंस की टॉप लाइन फ्लैट है तो पीएसयू बैंकिंग सेक्टर को ग्रोथ दिखाना बड़ा मुश्किल है मेरे हिसाब से। तो कमोडिटी सेक्टर, डिफेंस सेक्टर हाँ, बट बाकी सेक्टर्स के अंदर में पीएसयू बैंक, आई थिंक पीएसयू बैंक या अदर सेक्टर्स में उनको रखना निवेश मेरे हिसाब से तो फायदा नहीं है, बिकॉज पीएसयू तो पीएसयू है, एट द एंड ऑफ द डे लोग ठीक है बट उनका जो प्रोसेस है वो तो पीएसयू वाला ही रहेगा। अगर यहाँ पर अब वैल्यू पिक करनी होगी, आपका व्यू तो क्लियरली हमने सुना है दूसरे स्पेसेस पर, तो आपको लगता है कि अब जो एक एडजस्टमेंट होनी थी, जो एक प्रीमियम पे चल रहे थे आईटी स्टॉक्स, चाहे आईटी स्टॉक्स हो या फिर नैस्डैक में जो आप जैसे फांग स्टॉक्स देखते हैं, वो अब ऑलरेडी एडजस्ट हो गए हैं, आपको लगता है या फिर अभी भी एक सेल ऑफ होगा? आपको किस लेवल पर देखता है इनके वैल्यूएशन कंफर्ट, जहां पर इनमें बाइंग जो अट्रैक्टिव हो जाए और बाइंग के मौके बने? देखिए मैं आपको एक थोड़ा सा रिवर्स करता हूं क्वेश्चन को कि आपको अगर वैल्यू पिक देखना है तो पहले आप देखिए कि जो स्टॉक आपके वैल्यू कोशेंट के अंदर में नहीं आते हैं वो आपके पोर्टफोलियो में क्यों है, वो आपको पहले देखना है, इससे कि पहले कि आप नया स्टॉक उठा लीजिए। उतना ही जरूरी है कि आप क्या बेच रहे हैं जो आप खरीद रहे हैं। मेरे हिसाब से आपने तो मेरे हिसाब से जैसे आपने वैल्यू स्टॉक की बात करते हैं, अगर आपके पोर्टफोलियो में अभी भी एमएनसी स्टॉक है, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा वेस्ट जो इन्वेस्टर का मनी हुआ है पिछले 5 सालों में वो एमएनसी स्टॉक में हुआ है। कोई रिटर्न नहीं, कोई परफॉर्मेंस नहीं, थर्ड क्लास मैनेजमेंट अक्रॉस द बोर्ड, सब तनख्वाह लेके घर जाने वाले हैं, इन्वेस्टर का कोई भी रिटर्न नहीं आया। तो एक पुराना पैराडाइम था कि आपके दादा परदादा ने आपके लिए नेस्ले का शेयर छोड़ दिया था या यूनिलीवर का छोड़ दिया था, तो आपके लिए भी वही वो एप्लीकेबल अब नहीं है। तो एक तो है कि आप वहां से निकलिए, दूसरा है कि आईटी स्टॉक ना, आईटी स्टॉक के अंदर में यूएस में आप सेल होता रहेगा, प्राइस गिरती रहेगी बढ़ती रहेगी, आपके कंट्रोल में नहीं है। बट कंपनियों क्या, इससे बेहतरीन कंपनी हिंदुस्तान की कोई होगी नहीं जो टॉप 3 आईटी कंपनीज है हमारी, बिकॉज ऐसी कहां मिलेंगी आपको कंपनियां जो क्वार्टर टू क्वार्टर कैश फ्लो जनरेट करती हैं, क्वार्टर टू क्वार्टर डिविडेंड देती हैं, बायबैक देती हैं, गवर्नेंस स्टैंडर्ड की प्रॉब्लम नहीं है, डिमांड की प्रॉब्लम नहीं है। आज कोई कंपनी ये नहीं कह सकती कि डिमांड की प्रॉब्लम है। और अभी तो यूएस ही हुआ है पूरा डिजिटाइज। आप देखिए दुनिया जब पूरा एक्सपेंशन करेगा, इंडिया के अंदर में जब आएगी ये डिमांड डिजिटाइजेशन की, और आपने देखा एचडीएफसी बैंक का क्या हुआ था, आपने देखा पेटीएम में क्या हो रहा है टेक्नोलॉजी पे, इंडियन बैंकिंग सेक्टर ने तो खर्च किया ही नहीं टेक्नोलॉजी पे।